नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम बिहार विधानसभा के सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर सीट का जिक्र करेंगे, चुनावी गणित निकालेंगे। सिमरी बख्तियारपुर के चुनावी गणित को करने का मुख्य कारण यह है कि यहां से वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी खड़े हैं। मुकेश सहनी, आपको पता होगा, महागठबंधन में जाते जाते निकल गए। लालू के लाल से उनकी नहीं पटी और अंत में बीजेपी ने उनको अपने घर में शामिल किया और उनको सीटें दी। सिमरी बख्तियारपुर सीट बीजेपी ने उनके लिए छोड़ा। सिमरी बख्तियारपुर से वो खड़े हैं विधानसभा पहुंचने के लिए। हम जहां तक बात करेंगे चुनावी आंकड़े में, चुनावी गणित में, 2015 के विधानसभा की जो परिस्थिति थी उससे हम कोशिश करेंगे कि 2020 के आंकड़े कुछ हद तक निकाल सकें कि 2015 में क्या परिस्थिति थी और 2020 में क्या परिस्थिति बन सकती है। जी हाँ, तो पहले हम वहां के वोटरों की संख्या और कितने महिला मतदाता हैं, पुरुष मतदाता हैं, पिछली बार कितने प्रतिशत वोट पड़े, किसको पड़े, ये सब कुछ पहले हम इस आंकड़े में बता दें आपको। उसके बाद इसकी समीक्षा पर, जातिगत समीक्षा पर आएंगे। तो हम आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर सहरसा जिला की सीट, अत्यंत पिछड़ा जिला सहरसा है बिहार का। कोई उद्योग धंधा नहीं, पलायन के लिए लोग बाहर दूसरे राज्यों में जाते हैं, कोई उद्योग धंधा नहीं है, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। पिछड़ी विधानसभा की सीट एक तरह से इसको आप कह सकते हैं। तो 2015 में चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि करीब करीब 3,04,299 मतदाता जो हैं वो सिमरी बख्तियारपुर में हैं। पिछली बार जो पुरुष मतदाताओं का प्रतिशत था 3,04,299 में वो 52.25% पुरुष मतदाता थे, वहीं 47.75 महिला मतदाता थी। अब हम 2015 के यदि वोट कास्ट की बात कर लें कि कितना वोट पड़ा था, तो 2015 में 1,65,256 मत पड़े थे। यहाँ वोट कास्ट हुआ था और 54% उसका था। 2015 में 54% मतदान सिमरी बख्तियारपुर में हुआ था। 2015 की जब बात करते हैं, जदयू का ये गढ़ रहा। सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम और यादव बहुल्य सीट है ये, लेकिन 2005 से ही ये जदयू का गढ़ रहा। उसका कारण ये हो सकता है जिसके कारण 2005 से ये गढ़ रहा। और 2005 में हम आपको बता दें कि 2005 में दिनेश चंद्र यादव 78,514 मत और 47.52% मत लाकर वहां से विजयी हुए थे। जदयू के थे दिनेश चंद्र यादव। 2015 में जदयू के दिनेश चंद्र यादव जो हैं वो 78,514 वोट और 47.52% की संख्या लाकर चुनाव में विजयी हुए थे और विधानसभा पहुंचे थे। लेकिन एलजेपी जो है वहां से दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। बीजेपी वहां से थी ही नहीं, लेकिन एलजेपी जो है दूसरे नंबर पे पहुंच गई थी। और एलजेपी के यूसुफ सलाउद्दीन जो हैं वो 40,708 मत लाकर 24.64% से दूसरे नंबर पे रहे। तीसरे नंबर पर रितेश गए जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, निर्दलीय उम्मीदवार थे, 9,847 वोट लाए 5.96% से। चौथे नंबर पर गणेश थे, 6,843 मत लाए 4.14% से। और पांचवें नंबर पर यदुवंश रहे, 3,766 मत लाया उन्होंने 2.28% से। लेकिन यहां पर
9 उम्मीदवार ऐसे थे, अब आप देख लीजिए, 9 उम्मीदवार ऐसे थे जो छोटी छोटी पार्टियों से थे, निर्दलीय थे। उन्होंने 25,555 वोटों का बंदरबाट किया था और उनका प्रतिशत था 15.47। अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये वोट एलजेपी के पास चले गए होते तो आंकड़ा जो एलजेपी के हार का है, ये और स्वतंत्र उम्मीदवार जो निर्दलीय उम्मीदवार थे 3, उनका यदि एक जगह हो जाता वोट तो आराम से वहां से एलजेपी निकल सकती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। ये तो अब भूतकाल की बात हो गई। अब हम आपको बता दें ये 2015 की स्थिति थी, लेकिन जदयू के दिनेश चंद्र यादव जो हैं वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सांसद के उम्मीदवार बनते हैं और दिनेश चंद्र यादव सांसद बन जाते हैं वहां से। फिर 2019 में चुनाव होता है, उपचुनाव होता है वहां पर सिमरी बख्तियारपुर में, और वहां पर फिर जो है अब जदयू के नहीं आरजेडी के जफर आलम जो हैं वो चुनाव जीतते हैं। और हम आपको एक चीज और बता दें कि 2010 में कांग्रेस के एक बड़े नेता महबूब अली कैसर को भी जदयू ने वहां हराया था, डॉक्टर अरुण कुमार ने हराया था, सीट जदयू की थी। लेकिन 2019 के उपचुनाव में आंधी एक हुई और नीतीश कुमार से शायद लोगों की नाराजगी थी और वहां से आरजेडी के जफर आलम चुनाव में जीत जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, अब समीक्षा पर यदि आते हैं तो इस बार वहां से वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी खड़े हैं, उनके विरुद्ध आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन खड़े हैं। जी हां, ये वही यूसुफ सलाउद्दीन एलजेपी के 2015 में उम्मीदवार थे, वो सामने खड़े हैं अब दिनेश चंद्र यादव के, जदयू के, जो यूसुफ सलाउद्दीन करीब करीब 41,000 वोट 2015 में लाए थे एलजेपी के तरफ से और चुनाव में दूसरे नंबर पे थे। वो इस बार जदयू के टक्कर में खड़े हैं आरजेडी से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब समीक्षा हो रही है तो हम बता दें कि वहां से जो है, वहां से एलजेपी के संजय कुमार सिंह खड़े हो गए हैं। वहां के मतदाता जो हैं खास करके मुस्लिम और यादव बहुल्य, वही एमवाई फैक्टर वहां भी है। लेकिन वीआईपी से मल्लाह सन ऑफ मल्लाह खड़े हैं, तो मुस्लिम बिरादरी से यूसुफ सलाउद्दीन एलजेपी में जो पिछली बार थे इस बार आरजेडी में आ गए, और एलजेपी ने वहां से अगड़ी बिरादरी को संजय कुमार सिंह को टिकट दे दिया है। और संजय कुमार सिंह भले जीत ना सकें, लेकिन मुकेश सहनी के रास्ते का रोड़ा तो जरूर बन जाएंगे यदि यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन के पास गया तब। अब एक और बात है, ब्राह्मण, राजपूत, कोयरी, कुर्मी, रविदास, पासवान भी करीब करीब वहां कम नहीं है। क्या मुकेश सहनी को इस पूरी बिरादरी का वोट मिलेगा? क्या यादव और कुछ मुस्लिम सन ऑफ मल्लाह के तरफ जाएंगे? जो अभी तक दिख नहीं रहा है, लेकिन शायद मुकेश सहनी एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वीआईपी के अध्यक्ष हैं, कुछ वोट यदि वो ट्रांसफर कर लेते हैं अपने तरफ, और जदयू यदि 2015 का आंकड़ा वोटिंग का, वोट का जो जितना उसको मिला था उतना बरकरार रख पाती है, तब तो मुकेश सहनी निकल सकते हैं। वरना जो मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, एलजेपी बहुत बड़ी रोड़ा साबित होगी मुकेश सहनी के जीत में। यदि ब्राह्मण राजपूत वोट
गया संजय सिंह के तरफ तो फिर जीत आसान नहीं होगी मुकेश सहनी की। यदि वोटों का ध्रुवीकरण वहां मुकेश सहनी कर पाते हैं तब भी उनको अंतिम गेंद तक छक्का मारने की कोशिश करनी पड़ेगी। 2020 खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो सिमरी बख्तियारपुर में कोई उपाय नहीं है। यदि जदयू की सीट रहती, भाजपा के खाते में सिमरी बख्तियारपुर नहीं गया होता, मुकेश सहनी को भाजपा ने अपने तरफ से वो सीट दी है, तब जाकर कहीं तो नैया पार लगने की उम्मीद थी। लेकिन अब ये उम्मीद 50-50 पर चल रही है। कारण एलजेपी और बिहार की बहुत सी विधानसभा सीमांचल की जो सीटें हैं वहां एलजेपी जदयू के रास्ते का कांटा तो जरूर बनेगी। बहरहाल कल सिमरी बख्तियारपुर में वोटिंग है, 10 तारीख को ईवीएम खुलेगी और पता चल जाएगा कि सिमरी बख्तियारपुर की जनता ने सन ऑफ मल्लाह का साथ दिया या राजद का मुस्लिम और वाई फैक्टर वहां कामयाब हो गया और उसकी कामयाबी के पीछे एलजेपी के संजय सिंह का हाथ कहा जाएगा। कल वोटिंग है, 7 नवंबर है और कल से चुनावी गणित जो है ये हम नहीं करेंगे क्योंकि उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता जो है ईवीएम में बंद कर देगी। कल से हम शुरू करेंगे चुनाव पे एक चर्चा कि कौन सी सीट पर कितना मतदान हुआ और जनता का मूड और जो खबरें हमारे पास क्षेत्र से आएगी उसके हिसाब से क्या गणित बनेगा क्षेत्र विधानसभा के हिसाब से, इस पर कल से हम चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।